अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक, कोई है धनक। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी कि अस्पर्गर इतने मिसाइल होते हैं बच्चों में, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। मैंने कहा था कि जिन लोगों को आगाही नहीं होती, खासतौर पर वो जो गाँव वगैरह में रहते हैं, उनको अक्सर गलत तरह के इलाज की तरफ ले जाते हैं। तो सही इलाज क्या है? मैंने सोचा मैं आज आपको यही बताऊं कि आखिर सही इलाज है क्या। मैं आपकी आज उससे मुलाकात कराऊं जिन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, जो मुझसे भी अच्छी तरह से आपको ये बात समझा सकती हैं कि उनके पास खास तौर पे सर्टिफिकेशन है और मैं उनके साथ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये सर्टिफिकेशन हासिल की है तो इस वजह से वो और भी अच्छी तरह इस बात को आपको समझा सकती हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ तजुर्बा भी रह चुका है। तो चलिए मिलते हैं ज़ैनब आबिद से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम धनक, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी कि आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला इस चैनल के लिए, ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए। और अपने नाज़रीन को मैं बताऊंगी कि ये एक बेसिकली एक रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन है और इस वक्त ये काम कर रही है इस्मा खान के साथ आई केयर पे, राइट जी। जी यस। तो इन्होंने बेसिकली, हम लोग वैसे तो साथ साथ ही पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन इन्होंने ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन जो हासिल की है उससे ये है कि काफी सारे ऐसे बच्चों को जिनको मदद नहीं मिल पा रही थी काफी चीजों में, उनके बिहेवियर इश्यूज में, उसमें ये उनकी मदद करती है। तो आज बेसिकली मैं इसी बारे में इनसे बात करूंगी कि ए बी क्या होता है सना। फर्स्ट ऑफ ऑल धनक, मैं आपसे थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने सेशन में इनवाइट किया। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं बिहेवियर टेक्नीशियन के साथ साथ एक स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। तो एक टीम न्यू डाइवर्सिटी का एक पेज है, ग्रुप है, उसमें मैं एक पैनल हूँ स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पे। और वो जो इसकी जो एडमिन है वो तूबा कैसर है। अच्छा, उसके अलावा जो है हम लोग का उसमें जो टारगेट ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस करें, जैसा आपने चैनल के थ्रू वीडियोस बनाती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं मेंटल हेल्थ से। हमारा भी ग्रुप में वही टारगेट है कि हम लोगों को ऑटिज्म से रिलेटेड, डिलेड डेवलपमेंट डिले से रिलेटेड, डिसलेक्सिक, डिफरेंट जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड हम लोगों को अवेयर करते हैं। और अगर तो आप, आपका जो मैं यही कहूंगी अपनी ऑडियंस से, अगर आप लोगों को इस टॉपिक के हवाले से मजीद कोई सवाल आते हैं, वैसे तो पिछली बार मैंने थोड़ा बहुत कवर किया था, लेकिन अगर और सवाल हैं तो आप फेसबुक पे इनकी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसको लिंक कर दूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच धनक। अच्छा जी, आपने जो क्वेश्चन किया था एबीए, बेसिकली एबीए एक टर्म है, उसका फुल फॉर्म है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसमें जो टारगेट जो होता है बिहेवियर थेरेपी का, वो ये टारगेट होता है कि हम लोग जो बिहेवियर्स हैं बच्चों के, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें कि वो बिहेवियर क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है उन बिहेवियर का होने का। मतलब कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है उनको, कि मतलब इन्वायरमेंट में ऐसी चीज है जैसे कि लाइट हो गई, साउंड हो गया, वो अफेक्ट कर रहा है, या लोगों का जो बहुत सारे लोग हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी जो रीजन सकता है, या फिर उनके इंटरनल कोई सेंसरी इश्यू हो सकता है, उसकी वजह से बिहेवियर उनका अफेक्ट कर रहा है। तो हम बेसिकली उस जो थेरेपी में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चों का बिहेवियर अफेक्ट किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। और फिर वो उस थेरेपी में बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट चीजें जो है ना, वो है मतलब कि कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है। कि इसमें हम लोग बिहेवियर को भी टारगेट करते हैं, हम इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को भी टारगेट करते हैं कि बच्चों को मतलब सिखाएं कि उनकी जब नीड जो पूरी नहीं हो रही है वो कैसे बताएं अपनी नीड वगैरह, वो हम टारगेट करते हैं। फिर सोशल स्किल्स आ जाती हैं कि मतलब को बच्चों को, इसलिए बच्चों को बताना चाहें कि सोशली कैसे बिहेव करना है, एक गैदरिंग में कैसे बिहेव करना है, जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर कैसे बिहेव करना है, लोगों से इंटरेक्शन कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, वो सब चीजें हम लोग टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मोटर सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है या हम लोग अपनी जिंदगी में भी उसको कहीं ना कहीं लेकर आ सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी? बिल्कुल धना, ये हम लोग को लगता था कि शुरू शुरू में बेसिकली जब रिसर्चेस हो रही थी एडी से रिलेटेड, तो ज्यादातर वो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, उनको टारगेट करा जा रहा था, डेवलपमेंट डिले बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि जैसे रिसर्चेस बढ़ती जा रही हैं, स्टडीज होती जा रही हैं, तो ये हो रहा है कि ये चीज ऐसी है, एक थेरेपी, एक टेक्निक है जो हम किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं, लाइफ में किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं, एवरीडे लाइफ का पार्ट हो सकता है ये। हम जो 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 टीनेजर्स होते हैं, जिनको बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जो कि सही से बात नहीं, तो सही से बिहेव नहीं कर पाते, उनके साथ इशू कर यूज कर सकते हैं।
घर में भी हम लोग अपने फैमिली में भी यूज कर सकते हैं, हम लोग एनिमल्स में भी यही चीजें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक भी ऐसी थेरेपी, ऐसी टर्म है, बेसिकली एक चीज को टर्म, एक जो टेक्निक्स उनको टर्म दे दिया है कि हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। फैमिली में मतलब सिर्फ बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी? नहीं, बड़ों के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को आप चाह रही हैं कि कोई काम करे, कोई हाउस चोर जो होता है, बेसिकली वॉशिंग डिशेज हो गई, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई स्पाउस या कोई फैमिली मेंबर करे, तो आप उसको एबी भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप उसको करें, उसको उसमें शाबाशी दें, क्योंकि इससे एबी का जो मकसद होता है, उसमें जो लोग एबी का जो होता है, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जो एबीए के साथ जुड़ी हुई है। मतलब उसमें एबीए में हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो मतलब कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो सही बिहेवियर है, उसको रिवॉर्ड करना। मतलब कि जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपका जो घर में भाई है वो डिशेज, जो बर्तन धोने में हेल्प करे, तो आप उसको पॉजिटिव, अगर जब वो बिहेवियर करेगा, आप उसको प्रेज करेंगे, या अगर उसको जो चीज, उसका रिवॉर्ड बेसिकली ऐसी चीज होती है जो दूसरे बंदे के लिए इफेक्टिव हो। जैसे कि अगर मैं कहूंगी तो मेरे लिए खाना, मतलब मेरे लिए केएफसी मेरे लिए रिवॉर्ड होगा, क्योंकि मुझे मैं कुछ करूंगी तो मुझे केएफसी एज अ रिवॉर्ड चाहिए। तो बेसिकली आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आप जिस बच्चे को या जिस इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, उनका रिवॉर्ड क्या है। उनका रिवॉर्ड है कि आप उनको प्रेज करें, शाबाशी दें, या उनको रिवॉर्ड है कि उनको टॉय दें, वो उनका है, या फिर उनको खाना, पसंदीदा खाना, जैसे कि मेरा केएफसी हो गया, किसी और का चिप्स हो गए, वो है। तो वो हम ऐसा रिवॉर्ड, वो टारगेट रखते हैं। जैसे अगर बच्चे ने वो बिहेव करा, उस सोशली अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करा, जो हम बिहेवियर चाह रहे हैं वो शो करें, वो कर, हम उसको रिवॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिहेवियर शो करने की बार बार, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर मैं चाहूंगी मेरा भाई मेरे डिशेस वॉश करे, तो वो मैं उसको फिर बाद में रिवॉर्ड दूंगी। जैसे उसको मतलब कि कोई गेम पसंद है, मैं उसको गेम दे दिया, तो अब ये होगा, ये चांसेस बढ़ेंगे, वो जब भी वो डिशेस वॉश करेगा तो मैं उसको रिवॉर्ड करूंगी। ऐसे ऐसे ये रिवॉर्ड जो है ये डिक्रीज कर देते हैं हम लोग, फिर हम लोग डिफरेंट उसके तरीकों में देते हैं। रीइंफोर्समेंट है। अच्छा ज़ैनब, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो होती है, क्या कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है? जी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है ना। नेगेटिव उसमें ये होता है कि हम लोग जो है, कोई अनकंफर्टेबल चीज होती है, कोई अनप्लेजेंट चीज होती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं सिचुएशन में से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि अगर बच्चे को आप चाह रहे हैं कि डिशेस वॉश करनी है, लेकिन उसकी अम्मी कॉन्स्टेंटली उसको बोल जाएंगे डिशेस वॉश करो, डिशेस वॉश करो, डिशेस वॉश करो, ये कॉन्स्टेंट नैगिंग है। मतलब कि आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को बोले जा रहे हैं, तो बच्चे ने वो चीज रिमूव करने के मेरी अम्मा नहीं बोलेंगे, तो बच्चा डिशेस वॉश कर लेगा। तो वो कॉन्स्टेंट नैगिंग जो होती है ना, जो बार बार बंदा बोले जा रहा है, वो इसके लिए अवर्सिव है कि मुझे बार बार नहीं बोले जा रही हूँ, इससे अच्छा मैं डिशेस वॉश ही कर लूं। तो वो डिशेस वॉश कर लेगा ताकि वो बिहेवियर जो अम्मी का है वो नहीं हो। तो बेसिकली ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि अवर्सिव सिचुएशन। एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, हमारी सीट बेल्ट की बीप बीप की आवाज आ रही होती है, जब तक हम लोग लगाते नहीं है, और जैसे हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो वो बीप बंद हो जाती है। तो उससे हमारी ये कि वो कांस्टेंट जो एक आवाज आ रही थी हमें, वो बंद हो गई है, हम खुश हैं, हम लोग अब सुकून से कि वो आवाज नहीं आ रही अब। अच्छा, वो अनप्लेजेंट चीजें वो हमने सिचुएशन से हटा दी, तो बेसिक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चीज होती है। अच्छा, एबी में पनिशमेंट की जगह होती है कि बच्चा अगर कोई काम नहीं कर रहा, जैसे आपने कहा कि बर्तन नहीं धो रहा वो, तो क्या हम उसको कोई सजा देंगे? नहीं, बेसिकली एबीए में अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैंने रिसर्च पढ़ा है इसके बारे में, एबीए में पनिशमेंट नहीं होती। एबीए में बेसिकली अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है अप्रोप्रिएटली बिहेव करे, मतलब वो एक हमारा टारगेट गोल है कि बच्चा डिशेस वॉश करे, जब भी डिशेस वॉश करेगा हम उसको प्रेज करेंगे, वो नहीं करेगा हम उस बिहेवियर को इग्नोर करेंगे। जो बेसिकली जो बिहेवियर जो उसका हार्मफुल है, जो हार्मफुल बिहेवियर है, जो इफेक्टिव बिहेवियर नहीं है, मतलब अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, वो हम जो है उसको इग्नोर करते हैं। और फिर हम लोग जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हेल्पफुल बिहेवियर, हम उसको रिवॉर्ड करते हैं ताकि वो इंक्रीज हो जाए वो बिहेवियर। तो पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम लोग पनिशमेंट देते ही नहीं है। और अगर अच्छा लेकिन यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस बात का सवाल उठाएंगे कि फिर बच्चा सीखेगा कैसे अगर हमने उसको सजा नहीं दी? अगर उसको थप्पड़ नहीं मारा तो वो सीखेगा कैसे कि उसको मारना नहीं है किसी को, या कोई चीज छीननी नहीं है? तो हम उनको क्या मैसेज दे सकते हैं उस बारे में कि वो क्या करे? अगर वो टैंट्रम, अगर बीच रास्ते में वो टैंट्रम दिखाना शुरू कर दे, वो जमीन पे लेट जाए, एरिया रगड़े, तो क्या करे पेरेंट्स?
बेसिकली एबीए में ना ये भी एक टारगेट किया जाता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें पेरेंट ट्रेनिंग होती है, फैमिली ट्रेनिंग होती है। उसमें हम बताते हैं कि आप लोगों को किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करना है, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो टिपिकल बच्चा हो बेसिकली, क्योंकि एबीए जो हर किसी को टारगेट करते हैं, इट्स नॉट सॉरी एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट जस्ट टिपिकल, टिपिकल वालों को भी वो टारगेट करता है। तो इसलिए अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो क्या होता है कि टैंट्रम थ्रो करने का कोई रीजन होगा बच्चे का, चाहे उसको वो चीज चाहिए हो जिसके लिए टैंट्रम थ्रो कर रहा है। तो हम एक तरह से हम ना इंसेंटिव रख सकते हैं कि अगर बच्चे को पहले से पता है कि आप थ्रू आउट द शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, अगर आप थ्रू आउट द होल सिनेरियो, थ्रू आउट द होल सिचुएशन आप अच्छे से बिहेव करेंगे, आप पूरा वक्त अच्छा बिहेव करेंगे, तो आपको एंड में वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप टेंट्रम थ्रो कर रहे थे पहले से। तो ये चीज हमें पहले से प्रिपेयर करनी होती है, बच्चों को पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है कि, क्योंकि बच्चों को देखिए धना, बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है, उनको नहीं पता, उनको लगेगा कि मैं रोऊंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी, क्योंकि वो उनको पता होता है कि मैं रोने से मेरी अम्मा बात सुन लेती है, मैं टेंशन में पेरेंट्स ये चीज करते भी हैं कि बच्चा रोना शुरू, अच्छा ठीक है इसको चुप कराने के लिए दे दो, वो एग्जैक्टली तो बच्चा जो है उससे गलत आदत पड़ जाती है कि बच्चा रोएगा ही। अगर एग्जैक्टली उसको रोना आसान लगता है निस्बत कि वो जाके पूछे कि आप मुझे ये चीज दे दें। हाँ, वही तो हमें ये चीज सिखानी पड़ती है, बच्चों को पहले से बिहेवियर बताना पड़ता है कि आपने कैसे बिहेव करना है। अगर आप अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, मुझसे आराम से चीज पूछेंगे, मुझसे लाइक नाइसली अगर मुझसे आस्क करेंगे कि आप पूछेंगे कि मुझे दे दें प्लीज। हाँ एग्जैक्टली। और आपका ये भी एक चीज टारगेट होना चाहिए था ना, पेरेंट्स को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जब आपने ये चीज प्रॉमिस करी है कि आप ये देंगे तो आपको देना जरूरी है। अगर आप ये प्रॉमिस नहीं करेंगे तो बच्चा वैसा बिहेव नहीं करेगा। इसी तरह रिवॉर्ड का यही है कि हम जब बच्चा वो अप्रोप्रिएटली बिहेव करता है, सही से बिहेव करता है, तब हम उसको रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो बढ़े। अगर हम उसको वो रिवॉर्ड नहीं देंगे तो बच्चा वो बिहेव नहीं करेगा, उसको बोलेगा मैंने अच्छा बिहेव करा तो, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने या मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे रिवॉर्ड तो दिया ही, तो मैं क्यों बिहेव करूं। नहीं है, बच्चे भूलते नहीं है, हम लोग भूल सकते हैं, बच्चे नहीं भूलते। उनकी वही छोटी छोटी चीजें होती हैं वो चाहिए होती हैं। अगर आपने कहा है कि मैं वीकेंड पे तुम्हें लेके जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत थक गई हूँ और इसलिए अब मैं लेके नहीं जा सकती। आपको या तो समझाने की जरूरत होगी उस वक्त, अगर बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी है, या आपको लेके जाना है उसको, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। आप पहले से बच्चे को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिचुएशन किसी टाइप की हो सकती है, ऑलवेज हर वक्त जो है फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी, मतलब और हमेशा बच्चे की फेवर में सिचुएशन नहीं होगी। आप बच्चों को पहले से बता दें कि हर किसी पेरेंट्स के लिए कि अगर देखिए मैं वीकेंड में मैंने चीज प्रॉमिस करी है, मैं आपको दूंगा, अगर प्रॉमिस मुझसे नहीं पूरा हुआ तो मैं आपको कुछ और चीज आपके साथ कर सकता हूँ। जैसे कि होता है ना कि कभी कभार बच्चे चाहते हैं कि एक्सपेंसिव टॉय मिले, कभी कभार फाइनेंशियली इतनी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो एक्सपेंसिव टॉय दे सके, तो आप ऑल्टरनेट बता दें कि अगर वीकेंड में आपको टॉय नहीं मिला तो मैं आपसे कुछ और कोई गेम खेल लूंगा, आपको मैं कोई आइसक्रीम खिला दूंगा, नो समथिंग व्हिच कैन हेल्प द चाइल्ड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि एक्सपेंसिव टॉय देना है लेकिन आप दे नहीं रहे और फिर आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं, बच्चे पे नाराज हो रहे हैं। बच्चे को तो नहीं पता ना कि सिचुएशन क्या है, यू हैव टू उनको बच्चों को सबसे पहली बात होता ही नहीं है, खासतौर पे जिस तरह मैंने कहा था कि लर्निंग डिसेबिलिटी जिस बच्चे को खासतौर पे होगी और डिसकैलकुलिया हुआ उसको, तो उसको बिल्कुल बेसिक का कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज जो है उसको समझ में नहीं आएगी। आपको उसको अपनी तरह से समझाने की जरूरत है कि तुम्हें ये नहीं मिल सकता, तुम्हें ये शायद मिल जाए। वो एग्जैक्टली मैं आनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली मैं जब मॉल में जाकर देखते हैं बच्चे जिस तरह से बिहेव करते हैं तो मैं बच्चों को नहीं ब्लेम करती, मैं बच्चों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। मुझे देखता है कि पेरेंट्स का रिएक्शन, क्योंकि पेरेंट्स की जिस तरह से पेरेंट्स बच्चे को अपब्रिंग करते हैं, जैसे बच्चे को पालते हैं, तरबियत देते हैं, उसी तरह से बच्चे एक्ट करते हैं। तो सिचुएशन में अगर मैं बताना चाहूँ, आपको एग्जांपल देना चाहूँ, पर्सनली मेरी ये मैंने एक्सपीरियंस करा है कि मैं एक शॉप में थी, वो बेकरी थी, वहां पर कुछ एक फैमिली आई हुई थी, मैं भी वहां पर खड़ी थी, मैं डिस्कस करती मैं किसी चीज को ऑर्डर देने गई, तो मेरा टाइम लग रहा था। मैंने बोला आप पहले उनको डील कर लें, उनसे बातें कर लीजिए। बच्चा जो है वो जो एक ग्लास केस है तो उसको पुश करे जा रहा है। मैं बच्चे को कंटिन्यू देख रही हूँ कि इसके अम्मी अब्बू उसको कुछ मना क्यों नहीं कर। कैशियर खड़ा था, उसने बच्चे को बोला बेटा आप ये नहीं करो, आप ये पुश करोगे बार तो चीजें इसके ऊपर रखी वो गिर जाएंगी। बच्चे ने नहीं सुनी बात, पेरेंट्स ने भी इग्नोर किया। मैं देखे जा रही कि ये हो क्या, एज अ थेरेपिस्ट मेरी आदत है हर चीज ऑब्जर्व करने की, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या अब होगा ना। तो फिर जब वापस से वो बंदा ऐसा बोला मैं आपको डील कर लूं, मैंने बोला आप पेरेंट को डील कर लें, मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑब्जर्व करना है ना होगा क्या। तो
जो फिर ये हुआ कि बच्चे ने वापस से पुश किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, बच्चे ने फिर जोर से पुश किया तो उसके ऊपर जो कुछ रखा हुआ था, आई थिंक कोई कुकीज रखी थी, वो गिर गई। तो ऑब्वियसली कैशियर ने गुस्से में बोला कि बेटा मैंने आपको मना किया था, तो आप क्यों पुश कर रहे हैं। इतने में धना, आप बिलीव ना करें, जो बाप था, जो उनका फादर था, उनको गुस्सा आ गया। किस पे गुस्सा आया? कैशियर में। तो तुमने मेरे बच्चे को ऐसे डांटा क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डांटने की। तो बच्चे को तो कोई कॉन्सिक्वेंस मिला ही नहीं, इसको बच्चे को तो कॉन्सिक्वेंस ये मिला है कि मैं जो भी गलत बिहेव करूंगा अब्बा तो उसको डांटेगा, मुझे तो डांटेगा ही नहीं। तो कैशियर भी से चुप रहा। उसने कैशियर ने बोला कि मैंने आपके बेटे को मना किया था। कहते आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस पे मैं यूजुअली स्टेप इन नहीं करती सिचुएशन, क्योंकि फैमिली मैटर है। तो मैंने उनको बोला, देखिए एक्सक्यूज मी, गलती कैशियर की नहीं, गलती आपके बेटे की है। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए कि जो चीज गलत है वो गलत है। इस तरह से जो पुश कर रहा है, जैसा मना कर दिया, तो आपको बच्चे को समझाना चाहिए। आपने उसका बिहेवियर इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको जो करना है। अब मैंने बोला, अब देखिए वो जाके फ्रिज को पुश कर रहा है, अब आप किसको डांटेंगे इसमें? कैशियर को डांटेंगे, अपने बच्चे को डांटेंगे? डांटेंगे ना, बच्चे को समझाएं कि बच्चा ये चीज गलत है, आप मेरे बाबा में खड़े हो जाओ। आपके दूसरे बच्चे तो खड़े हुए, सिर्फ वो नहीं खड़ा हुआ। तो उसमें फिर अम्मा बोलने लगे कि नहीं नहीं छोड़ दें छोड़ दें। मैंने बोला नहीं, ये चीज आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी, और आगे जाके बच्चा यही करेगा, दूसरे लोगों को डांटेगा, अपना बिहेवियर कभी नहीं देखेगा। तो ये चीज मुझे पेरेंट्स को एक्सप्लेन करनी है कि पेरेंट ये चीज अंडरस्टैंड करें कि जो आप बच्चे के सामने रिएक्ट करते हैं, जो आप बच्चा ने मॉडल करते हैं, बच्चा वही सीखता है। क्योंकि एबी का एक पार्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बच्चे के गैदरिंग में, शॉप में जाके, पार्क में कैसे बिहेव करना है, बच्चा वही सीखता है। अगर बच्चा गलत बिहेवियर सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो वही चीज सीखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही से बिहेव करे, तो आप उसको सही से मॉडल करें, समझाएं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना बिहेव। जैसे अक्सर लोग कहते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, वो सब कुछ जो हो रहा होता है उसको देख रहे होते हैं, उसको जज कर रहे होते हैं, और वे वो वही करते हैं जो उनको नजर आता है। आज जैसे वीडियो भी देखी तो बेसिकली वो एक लड़की ने कहा कि मैंने अपनी अम्मी को हमेशा देखा है कि वो अपना ख्याल रखती थी, उनका एक रात को पूरा एक रूटीन होता था जो वो करती थी। उसके बाद से मुझे भी आदत थी कि मैं देखती थी कि वो किस तरह से उस रूटीन को करती है, मैं भी अब वही करती हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग भले बचपन में वो चीज देखते हैं, लेकिन वो बड़े होते होते हमें हमारे अंदर आ जाती है। तो ये समझने की जरूरत है। खासतौर पे आजकल एक और चीज जो देखने में आ रही है कि बच्चे स्क्रीन टाइम उनको बहुत मिल रहा है। खाना खाने तो टीवी ऑन करो, उसको खिलाते जाओ। ये भी एक चीज है जो मुझे एक दिन इतना अच्छा लगा था। मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी तो बच्चा गाड़ियां लेकर आया था, उसमें बहुत सारी गाड़ियां थी। भले ही वो उनके साथ पूरे रेस्टोरेंट में फैला के उनको खेल रहा था, लेकिन वो एक जगह पे बैठकर उनसे खेल रहा था, निस्बत के वो अपनी स्क्रीन टाइम वो करे, अपना खाना भी वो सही से खा रहा था। तो कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि बच्चे को आप एक इंसेंटिव के तौर पर वो चीज दे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिस तरह इससे का आप उनको जैसे कहेंगे आप खाना दो मैं आपको दे दूंगी, इसको किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे तो अक्सर कहेंगे कि मैं तो नहीं खाऊंगा अगर ये ऑन नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? ये भी आप बच्चे को नहीं, बच्चे को आप नहीं दे खाना, क्योंकि बच्चे को देखो भूख तो लगेगी ना, भूख इज अ नेचुरल थिंग, बच्चे को लगेगी। तो बच्चा नहीं खाना खाए तो मैं पर्सनली यही करूंगी कि नहीं दूंगी खाना। तब तक बच्चा खुद ही बोलेगा कि मुझे खाना दे दे, मैं बोलूंगी पहले खाना खाओ फिर आपको मिलेगा। अगर बच्चा कुछ इतना स्टबर्न है कि वो खाना मतलब वो खाए बगैर देखेगा ही नहीं, तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चा एक निवाला ले, उसको 30 सेकेंड्स की जो है आप वीडियो दिखाएं। तो बेसिकली ये होता है कि जो ड्यूरेशन होती है ना, हम ड्यूरेशन में भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बच्चे को जो है हम लोग बड़ा चिप छोटे चिप जो है साइज पे हम लोग चेंज करें रीइंफोर्समेंट। ड्यूरेशन भी हो सकती है कि बच्चे ने एक निवाला लिया, आपने उसकी 30 सेकेंड्स करी, बच्चे ने 2 निवाला लिया, आपने 40 सेकेंड्स की वीडियो दिखाई, बच्चे ने पूरा खाना फिनिश कर लिया, आपने उसको 2 मिनट या हाफ एन आवर की वीडियो दिखा दी। तो ये बच्चे को स्लोली चीज रियलाइज करानी पड़ेगी, बच्चे को प्रॉमिस दिखाना पड़ेगा कि बच्चा बिहेव करेगा तो हमें वो रीइंफोर्समेंट मिलेगा। शुरू में आप बच्चे को बता दें। इस तरह की एक चीज मैंने की थी अपनी नीस के साथ, मेरी कजन की बेटी के साथ। वो दूध नहीं पी रही थी, तो मैंने उसको यही कि आप अगर 20 बिग सिप्स लेंगे, मैं काउंट तब करूंगी जब वो बिग सिप होगा, तो आपको पॉइंट मिलेगा। भले ही वो पॉइंट हो ना हो, लेकिन वो बच्चे को होता है ना कि मैं विनिंग वाली चीज होती है कि मैं जीत जाऊंगी या मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उससे वो पूरा का पूरा मिल्क पी गई। ये नहीं हुआ कि उसने कहा कि भाग गई हो बीच में से, या उसको मुझे कहना पड़ा कि मैं मारूंगी तो तुम ये करो, अगर तुमने ये नहीं किया तो। थ्रेटनिंग भी, धमकी देना भी काम नहीं आता बच्चों के लिए, वो उनको समझ में नहीं आती किस लिए, क्यों।
क्योंकि थ्रेटनिंग और जो धमकी है वो पता है बच्चों को कि मैं जैसे भी बिहेव करूंगा, बच्चों को अपनी लिमिट पता होती है कि मैं, मतलब एक बच्चा पहले हाफ एन आवर के लिए रो रहा है, फिर उसका जो इंटेंसिटी ऑफ क्राइंग है वो बढ़ गई, 1 घंटा हो गई, उसको लगेगा 1 घंटे बाद में जितना भी रो मेरी अम्मी ने बात सुननी ही है। तो थ्रेटनिंग भी काम नहीं करती। थ्रेटनिंग और पनिशमेंट जो है, फिजिकल जो पनिशमेंट होती है वो सिर्फ टेम्पररी होती है ना, सिर्फ कुछ अरसे के लिए वो काम करेगी, लेकिन आगे तक बच्चा जो स्टबर्ननेस हो जाती है डेवलप, के बच्चे को पता है कि इस तरह होगा। एग्जैक्टली, बच्चे को पता होता है कि मैं ऐसे बिल्कुल अम्मा ने मुझे मारना ही है तो मैं क्यों ना कर लूं, मैं अपनी दिली ख्वाहिश पूरी क्यों ना कर लूं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को मारेंगी ना, बस ठीक है। एग्जैक्टली, तो यही मेरा टारगेट होगा पेरेंट्स को। मैं यही समझाना चाहूंगी कि मतलब बच्चों को पहले अंडरस्टैंड करें कि बच्चा क्या चाहता है। आप जब तक बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देखिए शुरू के इयर्स में बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर आप वो पॉजिटिवली करें ना, किस एज से हम शुरू कर सकते हैं? ये भी मतलब हम मैक्सिमम 2 इयर्स 3 इयर्स से शुरू हो जाती है। मतलब जब आपको लगे कि बच्चे को आपको चेंज करना है, पॉजिटिव बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, शुरू के जो इयर्स होते हैं ना, वो बहुत टारगेट जो होता है हम लोग का ये होता है कि शुरू के इयर्स में कर लें, क्योंकि जो शुरू के इयर्स होते हैं ना बच्चों के अर्ली इयर्स, उसमें बच्चे की ना डेवलपमेंट हो रही होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कि वो लोगों को अंडरस्टैंड कर रहा है, लोगों को देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बाद फिर लोगों को बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, उसकी खुद ही फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, उसकी जो है फंक्शनिंग वो ग्रोथ हो रही होती है उसकी। तो उसमें वो बच्चा देखता है कि कैसे मुझे बिहेव करना है, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता होता ना, तो ऑब्जर्व करता है, मॉडल अपने देखता है पेरेंट्स तो कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से एक्ट करता है। तो शुरू में अगर आप टारगेट कर लें बच्चे को कि सही बिहेवियर दिखाना है, और सही बिहेवियर आप खुद ही भी शो करें। कभी कभार ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स थक जाते हैं, पेरेंट्स की बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ कंसिस्टेंसी आना। कभी कभार होता है कि पेरेंट्स चुप कराने के चक्कर में दे देते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें थ्रू आउट द होल, तो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहें, तो बच्चे में पॉजिटिव चेंज आता है। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। सबसे बड़ी चीज यही है, और खासतौर पे बच्चों को एनी केस पालने में सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको सब्र से काम लेना है। ऐसा नहीं हो सकता अपने सब्र को खो दें और हर वक्त आपे से बाहर हो जाए, या वो चीज कर दें जो बच्चा चाह रहा है, जबकि आप उसको ट्रेन करें कि वो चीज ना करे। अगर आपने ये किया तो आपने पूरा का पूरा जो आपकी मेहनत है ना उसको जाया कर दिया उसमें। और ये पता है कि कभी कभी हमारे जो बेसिकली धनक, हमारी जो सोसाइटी, हमारे कल्चर में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत है। तो जॉइंट फैमिली में लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम तो कर रहे हैं लेकिन दादा और दादी ने इसको खाना दे दिया, नानी ने तो टॉफी दे दी। तो हम पहले से हम बता दें हमको कि हम ये चीजें कर रहे हैं, आप भी यही चीज करते हैं कि डिफिकल्ट होता है समझाना लोगों को कि मैं एक चीज कर रहा हूँ आप ना करें, मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ आप ना कर सके, तो ये डिफिकल्ट होता है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, इसलिए लोग कहते हैं मैं डांट देता हूँ या मैं डांट देती हूँ। मुझसे बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम ऐसे थेरेपिस्ट, तुम्हें लगता है कि रीइंफोर्समेंट काम करती है, लेकिन हर वक्त रीइंफोर्समेंट काम नहीं करती। मैंने बोला कि क्यों नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस करा है, चाहे वो टिपिकल बच्चा हो या न्यूरोटिपिकल बच्चा हो, मैंने चीज एक्सपीरियंस करी है। अगर पनिशमेंट नॉट ऑलवेज वर्क, पनिशमेंट हमेशा काम नहीं करती। आप बच्चे को समझे, बच्चे को आराम से समझाएं। बच्चे के पास अगर ठीक है बच्चे ने कुछ चीज पूरा दिन गलत करी है, तो आप रात में उसको एज ए स्टोरी से बता दें कि देखिए एक बच्चा था, एक अहमद नाम का बच्चा था, उसने ये चीज करी, तो हमें उसकी अम्मा जो है बहुत अपसेट हो गई थी, तो अब नेक्स्ट टाइम वो चाहेगा कि वो अच्छा करे बिहेव, ताकि उसकी अम्मा खुश हो जाए। मेकअप अ स्टोरी डेवी, तो मैंने बहुत अजीब सी वेग सी स्टोरी बनाई है, लेकिन आप कोई स्टोरी बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। मॉरल स्टोरीज जो होती हैं, गुड बिहेवियर की स्टोरीज होती हैं, वो बताएं बच्चे को। बच्चा क्यों नहीं सुनेगा, लेकिन ये ठीक है लोग। हाँ, सोशल स्टोरीज की बात भी एक है कि एबी में होती हैं, वो क्या होती हैं? सोशल स्टोरीज बेसिकली हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बच्चे को बिहेव करना है सिचुएशन में। हम उस सोशल स्टोरी पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं बच्चे को कि कैसे अगर उसने किसी पार्क में जाना है तो पार्क में कैसे बिहेव करना है। जैसे कि सोशल स्टोरी है, बच्चे को पार्क में झूले में जाना है, तो वो जाएगा, कहेगा झूले में जाने के लिए, ऑलरेडी झूले में कोई बच्चा बैठा हुआ है, ए जो है बच्चा किड ए जो है उसको झूले में जाना है, और किड बी झूले में बैठा हुआ है। किड ए किड बी के पास गया, उसने बोला कि मुझे झूले में बैठना है। किड बी, कभी कभार बच्चे नहीं हटते, किड बी ने बोल दिया नो, तो ये नहीं कि बच्चा किड ए जो है उसको पुश करे, किड ए बोले कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, या मैं किसी और झूले में चला जाता हूँ। किड बी फिर हटेगा तो फिर किड ए बैठ जाएगा। हम उसमें कॉन्सिक्वेंस ही बताते हैं, क्योंकि वैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि हमेशा बच्चे के फेवर में सिचुएशन नहीं होंगी,
तो हमने उस चीज के लिए बच्चे को बताना होता है कि अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आपने क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट बिहेवियर क्या हो सकता है। आप दूसरे झूले में चले जाएं या आप वेट कर ले, किड भी को बोले कि मैं 5 मिनट्स के लिए वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हट जाएं, या पेरेंट्स को बता देंगे मुझे जाना है। सोशल स्टोरीज एक जैसे बच्चा है जो बुली करता है उसके लिए भी काम आएंगी, लाइक उसको बताने के लिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको पता है कि बुलिंग इज बैड, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि बुलिंग से क्या होता है। बुलिंग दूसरा ऐसे कि अगर बुलिंग है बच्चे की, वो पुश करता है लोग बच्चों को, दूसरे बच्चों को ना, लोगों को, किसी को भी, तो हम बताएंगे कि पुश करने से दूसरा बच्चा हर्ट हो जाता है, वो सैड हो जाता है, और फिर उसकी पिक्चर्स लगाएंगे, सैड फेस ही लगाएंगे, हर्ट की पिक्चर लगाएंगे, ताकि बच्चों को रियलाइज हो कि वो व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग जी। तो उसके बाद जब वो बुलिंग नहीं करेगा तो फिर हम लोग उसको बताएंगे कि आपने बुली नहीं करा, आप अच्छे बच्चे हैं और आपको ये रिवॉर्ड मिला, या यू आर गुड बॉय। तो ये एक पिक्चर स्टोरी की तरह होता है हम लोग बच्चों, क्योंकि बच्चे जो है वो तस्वीरों से बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो ये तस्वीरों को दिखाई जाती हैं कि किसी एक सोशल सिचुएशन की, जैसे कि झूले पे वो बैठना चाह रहे हैं और उसको जगह नहीं मिल रही, तो ये नहीं कि वो किसी को धक्का दे, वो क्योंकि धक्का देने से कोई उदास हो सकता है, और अगर रुकेगा तो वो दूसरा भी बच्चा खुश होगा, वो उसको जगह दे देगा। ये चीज जी हाँ एग्जैक्टली तौर पे ये चीज सिखानी पड़ती है बच्चों को कि सोशल स्टोरीज जो है बेसिकली आप उसमें वेटिंग का भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि वेट बच्चे को कराएं, इस तरह से बताएं बच्चे को। आप सिचुएशन एक टारगेट कर लेंगे, जैसे कि जो भी आपने बच्चों को चीज सिखानी, पार्क में कैसे बिहेव करना है, रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ डीलिंग कैसे करनी है, तो वो सोशल स्टोरी के थ्रू आप बता सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस बता सकते हैं, जो भी आपको टारगेट आपका बिहेवियर है बेसिकली, ताकि वो अंडरस्टैंड करें। कोई तरीके होते हैं जो एबीए में यूज होते हैं जो हम लोग स्कूल्स और घरों में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्कूल्स में किसी तरह भी एबीए यूज करते हैं। स्कूल्स में आप जो टीचिंग अगर आपने करनी है, टीचिंग ट्रायल्स मतलब डालने, मतलब कि आप जिसमें बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं डिफरेंट मेथड्स या मैचिंग या कलरिंग या जो भी, आप उसमें भी एबीए यूज कर सकते हैं। क्लास में भी यूज कर सकते हैं। क्लास में टोकन इकोनॉमी एक चीज है, टोकन इकोनॉमी एक टेक्निक है। उसमें होता है कि आप बच्चे को बोलते हैं कि आप स्पेसिफिक चीजों के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हफ्ते में अगर आपके पास 5 स्टार जमा हो गए तो आपको वीक के एंड में जो है आपको एक टॉय मिलेगा, या स्क्रीन टाइम आपका 1 आवर का हो जाएगा। तो टोकन इकोनॉमी को भी लाना होता है इसमें, टीचर्स और पेरेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं? जी, पेरेंट्स और टीचर को दोनों को बताना पड़ता है कि बच्चे का हमने टारगेट करा हुआ है कि बच्चे को इस तरह से बिहेव करना है, इतना काम करना है, या ऐसा होमवर्क करना है। तो ये जब भी होमवर्क कंप्लीट करेगा या सर्टेन क्वेश्चन कंप्लीट करेगा तो उसको स्टार मिलेगा। और जब इसके बाद लिमिटेड स्टार्स टारगेट बना देते हैं कि इतने 6 स्टार्स कलेक्ट करने हैं, बच्चे ने अगर 6 स्टार्स कलेक्ट कर दी तो वीक के एंड में उसको जो है वो मिलेगा, टॉय मिलेगा, जो भी है। तो इस तरह से फिर आप स्टार्स इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों के फ्रेंड में। आपने स्क्रीन टाइम डिक्रीज कर दें, क्योंकि कम ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इकोनॉमी के लिए आपको बहुत से आइडियाज नेट पे भी मिल जाएंगे, तो आप अपने भी क्रिएटिविटी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप स्टार्स हैं या हैप्पी फेस का स्टिकर दें या कुछ भी, बेंटन का स्टिकर देते हैं, कुछ भी। इसमें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को क्या चीज चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको एक ऐसा रिवॉर्ड दे दिया जो उसको चाहिए नहीं। हम लोग समझते हैं कि कोई बच्चों को कुछ चीजें पसंद होंगी, शायद उनको ना पसंद हो, तो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है, और बच्चों से भी एक तरह से अपनी एक रैपो बनाना बहुत जरूरी है, उनके साथ आपकी दोस्ती होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि बच्चा क्या चाहता है, ताकि फिर आप उस चीज को ला सके उसमें। हम तो बच्चों से पहले पूछ भी सकते हैं कि बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इतना वर्बल है, तो आप बच्चे से पूछ लेंगे बेटा आपको क्या पसंद है या आपको क्या चीज अच्छी लगती है। तो वो फिर आप, अगर आपको बच्चे का नहीं पता, पेरेंट्स को भी इसलिए इन्वॉल्व करते हैं। पेरेंट्स से पूछते हैं बच्चे को क्या पसंद है, उसको मैकडॉनल्ड्स तो नहीं पसंद, उसको पेपा पिग की वीडियो तो नहीं पसंद, क्या मतलब डिफरेंट, उसके हिसाब से वो टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि रीइंफोर्समेंट का यही मकसद होता है कि जब तक रीइंफोर्समेंट बच्चे की मोटिवेशन नहीं होगी इस चीज को पाने के लिए, तो बच्चा कभी काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप टेबल टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं कि मैचिंग करनी, मैचिंग में आपको पहले से बच्चे को पता है प्रेफर्ड आइटम उसका क्या है, मतलब उसको क्या चीज पसंद है, आपने वो चीज रख ली, चिप्स रख लिया साइड में, उससे जब मैचिंग करा आपने उसको चिप दे दिया। आपने अगर फिजिकली प्रॉम्प्ट करा उसको छोटा चिप दिया क्योंकि आपने इसकी हेल्प करी। उसने इंडिपेंडेंटली करा, आपने उसको बड़ा चिप दे दिया क्योंकि उसने इंडिपेंडेंटली करा। आप क्योंकि एबीए का टारगेट ही है ना कि बच्चे को इंडिपेंडेंट स्किल्स सीखे, बच्चे को
इंडिपेंडेंट जो है फंक्शनल स्किल्स सीखे कि बच्चे ने कैसे बिहेव करना है और क्या करना है, वो इंडिपेंडेंटली सीखेगा, क्योंकि टारगेट ये होता है कि हम स्किल्स जो एबीए में सिखा रहे होते हैं वो फंक्शनल स्किल्स होते हैं, ताकि वो बच्चा उसके लिए बेसिकली इंडिपेंडेंट की तरफ ही आए। और वो फंक्शनल स्किल्स इस तरह के होते हैं कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, क्लोथ्स चेंजिंग हो गई, ब्रशिंग टीथ हो गया, इस तरह से मतलब डिफरेंट जो लिविंग स्किल्स जो होती हैं बच्चों को वो सिखाते हैं फंक्शनल में, ताकि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। अच्छा, ये जैसे टेबल टीचिंग की बात है, मैं यहाँ पे ADHD के खास तौर पर बच्चों की बात करूंगी जिनको ADHD होता है कि वो ध्यान नहीं दे सकते या वो बहुत हाइपर होते हैं, तो वो बहुत देर तक ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उसमें क्या कर सकते हैं टेबल टीचिंग के दौरान? डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, आई थिंक आप ये कहते हैं, क्या करेंगे फिर? हम देखेंगे कि बच्चे को बेसिकली ADHD बच्चों का ये होता है कि उनकी हाइपरनेस जो होती है उनके उसमें देखते हैं कि कितना अटेंशन स्पैन है बच्चे का, ठीक है। उसका आपको पता है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन 5 मिनट्स है या 6 मिनट है, तो आप उस 5 मिनट्स खत्म होने से पहले ही अपनी एक्टिविटी चेंज कर लें। या फिर बच्चे को अगर उठने की आदत है, चेयर से उठने की आदत है, घूमने की आदत है, तो 5 मिनट्स खत्म होने से पहले ही बच्चे को उठा दें, उसको मतलब उसको बाहर जाने दें, क्लास में घूम ले, थोड़ा सा एक्टिविटी करके वापस आके बैठ जाए। तो आप फिर या फिर टाइमर भी सेट कर सकते हैं, 5 मिनट्स तक आपने काम करना है, 5 मिनट्स बाद आप उठ के जा सकते हैं। अगर 5 मिनट्स आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो आप कम कर लें, 2 मिनट्स कर लें, 2 मिनट्स का आप इंक्रीज करें टाइम। स्लोली हमारा टारगेट ही ये होता है कि टाइमिंग्स इंक्रीज करें ताकि बच्चा ज्यादा देर तक बैठ सके, क्योंकि क्लास में तो ऑब्वियसली हर वक्त बच्चे को 5 मिनट उठा नहीं सकते। तो हमारा टारगेट ही थेरेपी में होता है कि बच्चे की टाइमिंग इंक्रीज करें, उसको बिठाएं, काम कराएं, उसको रीइंफोर्स करेंगे आराम से बैठे देर तक बैठ जाए। और फिर उसको बाहर क्योंकि बच्चे का होता है कभी उठ के जाना होता है, उनको स्केप करना होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि क्या रीजन क्या है, क्यों कर रहा है बच्चा ऐसा। रीजन अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम अपनी जो है एक और सवाल ये कि जैसे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, अगर आप एक काम से दूसरे काम पे उनको लेके जाते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है उसमें, वो बहुत फिक्सेटेड होते हैं कि उनको एक काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं ABA में कि समहाउ कि वो कंफर्टेबल हो दूसरे काम को करने में? बेसिकली आप जो बात में हाँ, दूसरी वो ट्रांजिशनिंग ऑफ एक्टिविटीज होती है कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, तो कभी कभार हम ये भी कर सकते हैं, विजुअल स्केड्यूल होता है, स्केड्यूलिंग कर बच्चों को बताते हैं कि एक इस टाइम पे आप ये करेंगे, फिर इस टाइम पे ये करेंगे। एक फर्स्ट टाइम पे आपने टेबल टीचिंग करनी है, नेक्स्ट फिर आपने जो है जो टॉयज के साथ खेलना है, फिर नेक्स्ट में आप लोगों ने मैच करनी है, समथिंग लाइक दैट। जो आप पूरा स्केड्यूल बना लें बच्चे का, ताकि बच्चे को पहले से पता हो कि इसके बाद क्या एक्टिविटीज आनी है। ये हम लोग घर में भी कर सकते हैं, पेरेंट्स घर में बच्चे का स्केड्यूल बना लें कि जब बच्चा स्कूल से आए तो उसने क्या करना है, खाना खाना है, स्कूल से आके मुंह हाथ धोएगा, फिर खाना खाएगा, खुद रेस्ट करेगा, काम करेगा, इवनिंग में जो भी करेगा, आप डिफरेंट स्केड्यूल बनाए। इससे क्या होता है, बच्चे की जो एंजाइटी लेवल होता है कि हमें नहीं पता आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो एंजाइटी लेवल भी बच्चे का डिक्रीज हो जाता है। फिर विजुअल स्केड्यूल आल्सो हेल्प्स, क्योंकि बच्चे जो कुछ एंशियस होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो उनको नहीं पता था कि उनका नेक्स्ट क्या आने वाला है, उनको इस चीज से डर लगता है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट वाला सीन जो होता है ना, तो उनको वो डिक्रीज करने के लिए हम बच्चों के लिए विजुअल स्केड्यूलिंग करते हैं। अगर एक ऐसे भी कभी होता है कि कोई एक्टिविटी बच्चे को नहीं पसंद होती, तो हम उसकी डिजायर्ड एक्टिविटी जो होती है वो साथ रखते हैं। कि बच्चा अगर अनडिजायर्ड एक्टिविटी, जैसे कि उसको पजलिंग नहीं पसंद है लेकिन उसको पोटैटो हेड से खेलने का शौक है, तो हम पहले उसको बोलेंगे पजल करोगे तो पोटैटो हेड मिलेगा। या फिर उसको अगर उसने एक पजल का पीस लगा दिया तो पोटैटो हेड से हमने थोड़ी देर उसको खेलने दे दिया, ताकि हम क्या करते हैं कि डिजायर्ड अनडिजायर्ड एक्टिविटी को डिजायर्ड एक्टिविटी से ज्वाइन करते हैं, ताकि बच्चा अंडरस्टैंड करे कि जब मैं ये काम भी अच्छा है, मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे इस काम में मजा आ रहा है, और मैं इस काम के बाद मुझे देखो पोटैटो हेड तो मिल ही रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब कि आपने वक्त निकाला इस चैनल के लिए और इस टॉपिक के लिए। आगे भी किसी भी टॉपिक पे मैं आपको एक दिन बुलाऊंगी, अगर मुझे लगा कि ये चीज है जो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझा सकती हैं, तो मैं आपको जरूर बुलाना चाहूंगी अपने चैनल पे दोबारा। और आज भी आप निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच धनक फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। मतलब मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप जब भी मुझे अप्रोच करें, आई विल ऑलवेज बी हियर। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बिल्कुल डिफरेंट डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने आज
मेरी और ज़ैनब की बातचीत देखी, इंटरव्यू देखा, ये एक गुफ्तगू देखी, उससे आपको पता चला होगा कि ABA यानी कि वो इलाज जो हम बच्चों के साथ अक्सर में करते हैं, वो आप अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आ सकते हैं, चाहे एक छोटे बच्चे के साथ या एक बड़े बच्चे के साथ, और उनके साथ भी जिनको शायद या अस्ती तरह के मसाइल ना हो, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स नहीं हो, आप उनके साथ भी ABA का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का इस्तेमाल आप उनके साथ भी कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इल्म मिला होगा। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे और अपने बच्चों में एक अच्छा बदलाव देखेंगे, एक अच्छी तब्दीली देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर दीजिए जिन लोगों को इसको देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद सामने एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कब पोस्ट करती हूँ। और कमेंट भी कर दीजिए कि इस वीडियो को देखकर आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या जाना, क्या है जो नया आपको पता चला। और हमें ये सफ़र जारी रखना है, तो आपको ये भी बताना मुझे ज़रूरी है कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं वीडियोस में इस चैनल पर। मेरे साथ इस सफ़र पे रहिए और मैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलूंगी जहाँ को कुछ नया पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।